हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपके लिए आज के टॉप करंट अफेयर्स लेके आई हूँ। यहाँ मिलेगा आपको एकदम क्रिस्प एनालिसिस, प्रीलिम्स के फैक्ट्स, मेंस जीएस पेपर लिंकेज एंड आंसर राइटिंग के बूस्टर्स। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का मिशन यूपीएससी। आज का न्यूज़पेपर आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल नहीं छोड़ना है। ठीक है, पीडीएफ के लिए वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज़पेपर एनालिसिस। आज का न्यूज़पेपर आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है क्योंकि आपके प्रीलिम्स का बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट है, जीएस पेपर 1 मेंस का बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट है। ठीक है, टॉपिक्स देख लेते हैं एक बार क्या क्या पढ़ना है। क्वाड पढ़ेंगे, जीएस पेपर 2 एंड प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। अर्ली मानसून आया इस बार नॉर्दर्न इंडिया में। ठीक है, इसके हम कुछ रीजंस पढ़ेंगे। ये वाला मेडन जूलियन ऑक्सीलेशन, अल नीनो, ला नीना, इंडियन ओशन डाइपोल, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं आपके प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस के लिए। ठीक है, तो छोड़नी नहीं है ये चीज़ें। एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम कैबिनेट ने अप्रूव किया है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके किसी भी एग्ज़ाम, किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, कुछ भी फैक्चुअल, कॉन्सेप्चुअल कुछ भी पूछा जा सकता है इसमें से। मैपिंग देखेंगे, देन देखेंगे वो कैप इंपॉर्टेंट है आपके जीएस पेपर सीएपीएफ एंड एपीएफओ के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, दोनों ही एग्जाम्स अभी आने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। वी एक्सपेक्ट क्वाड टू अंडरस्टैंड आवर पोजीशन ऑन टेरर, ये कहा है जयशंकर जी ने। क्या कह रहे हैं कि हम एक्सपेक्ट करते हैं क्वाड से कि वो हमारी दुविधा भी समझेगा। ठीक है, टेरर को लेके कि कैसे टेरर हमारी कंट्री को नुकसान पहुंचा रहा है। और ये हर कंट्री के पास ये राइट है कि वो अपनी कंट्री को टेररिज्म से डिफेंड करे, अगेंस्ट टेररिज्म से डिफेंड करे, अपने इंटरनल सिक्योरिटी पे ध्यान दें। ठीक है, तो जो क्वाड की मीटिंग होगी उसमें ये चीज़ें डिस्कस किए जाएंगी। ये फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग हुई भी है क्वाड की। ठीक है, इसमें ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि टेरर को लेके जो इंडिया का स्टैंड है इंडिया का, वो क्वाड समझेगा। बात करते हैं क्वाड के इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है यहाँ पे। क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग फुल फॉर्म है, ये एक स्ट्रैटेजिक फोरम है। 4 कंट्रीज़ हैं इसमें, कौन कौन सी? इंडिया, यूएस, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। याद रखनी है, ये बहुत छोटी सी कंट्री है, आप बिल्कुल आम न्यूज़ में सुनते ही होंगे। ठीक है, तो बहुत इजी है ये तो याद करना। इंडिया, जापान, यूएसए एंड ऑस्ट्रेलिया, ये क्वाड है। क्वाड्रिलेटरल होता है ना 4 साइड्स, वैसे ही। ओरिजिनली प्रपोज किया गया था 2007 में बाय जापानीज पीएम शिंजो आबे। फिर अपना मोमेंटम इसने खो दिया था, अपनी रिलेवेंस इसने खो दी थी, बट फिर से 2017 में इसे रिवाइव किया गया ताकि चाइना की जो असर्टिवनेस है इन इंडो पैसिफिक रीजन उसे काउंटर किया जा सके। इंडो पैसिफिक रीजन चाइना अपनी स्ट्रिंज थ्योरी भी फॉलो करता है, अपने बेसेस इस्टेब्लिश करता है। ठीक है, और साउथ चाइना से पैसिफिक ओशन में क्या करता है, वो फ्री एंड फेयर जो नेविगेशन है वहाँ का, उसे रोकने की कोशिश करता है। ठीक है, इसी को काउंटर करने के लिए क्वाड को रिवाइव किया गया। पर्पस वही, फ्री, ओपन, इंक्लूसिव, रेजिलेंट इंडो पैसिफिक रीजन, मैरीटाइम सिक्योरिटी हो, रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर, रूल बेस्ड। ठीक है, रूल्स के हिसाब से चले, किसी रीजन में डोमिनेंस ना हो कि जैसे चाइना पूरा साउथ चाइना सी को ही अपनाना चाहता है। ठीक है, ये वाली डोमिनेंस नहीं होनी चाहिए। रिस्पेक्ट करें, हम सॉवरेनिटी की रिस्पेक्ट करें। ठीक है, counterbalance China's growing influence and assertiveness especially in South China Sea। ये वाले पॉइंट्स जब क्वाड का क्वेश्चन आता है या जब इंडिया के कोऑपरेशन विद दीज कंट्रीज जैसे कि ऑस्ट्रेलिया हो गया, यूएस हो गया, अगर इन पे कोई क्वेश्चन आता है तो आप क्वाड का मेंशन करेंगे और ये पॉइंट, इसके 1-2 पॉइंट्स आप लिखेंगे। ठीक है, अगर क्वाड पे क्वेश्चन आता है तो ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके लिए। नेक्स्ट, वही रूल बेस्ड मैरीटाइम ऑर्डर जो चाइना की डेट ट्रैप पॉलिसी है, लोन ले लो उसके बाद कंट्रीज़ भर नहीं पाती तो चाइना क्या करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर ही हथिया लेता है वहाँ का। इंश्योर सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन,
इंडिया का रोल क्या है क्वाड में? बैलेंसिंग एक्ट, स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, स्ट्रॉन्ग लाइज विद यूएस एंड स्ट्रॉन्ग टाइज विद यूएस एंड क्वाड। मैरीटाइम कोऑपरेशन करना है इंडियन ओशन में, वैक्सीन डिप्लोमेसी, कोविड के टाइम पे ये वैक्सीन डिप्लोमेसी स्ट्रेंथन भी हुई थी। रीजनल इन्फ्लुएंस, ये स्क्वाड इज़ अ नॉन मिलिट्री, नॉन ब्लॉक एंड इंक्लूसिव। क्रिटिसिज्म एंड चैलेंजेस क्या है? चाइना इसे एशियन नाटो की तरह देखता है। नाटो रशिया को काउंटर करने के लिए, वैसे ही चाइना क्या सोचता है कि जो ये क्वाड है ना, ये मुझे काउंटर करने के लिए बनाया गया है, और हिडन रीज़न उसका ये है भी, ठीक है। डाइवर्जेंस ऑफ मेंबर स्टेट, वो मेंबर स्टेट इंटरेस्ट, यहाँ पे क्या है, यूएस चाहता है कि रशिया के अगेंस्ट हम कोई स्टैंड लें अपना, बट इंडिया की क्या है, एक स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी है। इंडिया अपने हिसाब से चलता है, वो डी हाइफनेशन की पॉलिसी फॉलो करता है और स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी चाहता है। इंडिया इज़ सॉवरेन टू टेक इट्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल अफेयर्स डिसीजंस, ठीक है। तो यहाँ पे वही है कि मेंबर जो मतलब मेंबर स्टेट्स हैं, उनके इंटरेस्ट में यहाँ पे कुछ डाइवर्जेंस देखने को मिलती हैं। कोई परमानेंट सेक्रेटेरिएट नहीं है इसका। ये वाली चीज़ें हम थोड़ी बहुत चैलेंजेस, थोड़ी बहुत इंडिया का क्या रोल है क्वाड में, कैसे क्वाड स्ट्रेंथन कर रहा है रीजनल जो टाइज़ हैं, ठीक है, इंडो पैसिफिक रीजन को कैसे सिक्योर कर रहा है, आप ये चीज़ें लिख के आएंगे। फिर आप लास्ट में थोड़ा सा मेंशन करेंगे चैलेंजेस क्या है, फिर आप कंक्लूजन लिख देंगे, ठीक है। ये पॉइंट्स आंसर राइटिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट, बिल्कुल नहीं छोड़ना ये वाली न्यूज़, जीएस पेपर 1 वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड इंडियन मॉनसून आता है, उसमें क्वेश्चन आता है, एंड प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। प्रीलिम्स के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है, बेसिक्स है ये ज्योग्राफी के, ठीक है। देखेंगे इस बार अर्ली मॉनसून आया है इंडिया में, कैसे आया। लो प्रेशर सिस्टम मेड इन जून इन ऑक्सीलेशन बिहाइंड मॉनसून्स अर्ली नेशनल कवरेज। 29 जून तक पूरा जो मॉनसून है उसने पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट को कवर कर लिया, ये 9 डेज़ अर्लियर है, ठीक है। पहले जुलाई में कवर करता था ये पूरा। कुछ नॉर्थ इंडिया के कुछ ऐसे रीजन्स हैं, एरियाज़ हैं, जहाँ पे मई में ही बारिश स्टार्ट हो गई थी। मई तो बहुत ही गर्मी वाला महीना होता है नॉर्थ इंडिया के लिए, तो खासकर हीट वेव्स चलती है उस टाइम पे, बट उस टाइम पे बारिश हो रही थी। तो ये अर्ली मॉनसून के पीछे कुछ फैक्टर्स हैं, देखते हैं क्या फैक्टर्स हैं। लो प्रेशर सिस्टम, आपको ये बात तो पता होगी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में सन आता है, तो यहाँ के एरियाज़ में क्या हो जाता है, लो प्रेशर हो जाता है, ठीक है। लो प्रेशर हो जाता है तो यहाँ से क्या होती है, विंड्स ऐसे करके आती है, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से विंड्स आती हैं जो इक्वेटर को काउंट करके, वो इक्वेटर को क्रॉस करके आपके नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन ले लेती है, ठीक है। ये इस तरफ से आती है हमारे लिए तो इस तरफ से हो गई, ठीक है। तो हम इसे क्या बोलेंगे, साउथ वेस्ट मॉनसून। साउथ वेस्ट मॉनसून है, पर जा किस डायरेक्शन में रहा है, नॉर्थ ईस्ट। बात समझ आई इतनी, ये समझना इम्पॉर्टेंट है इंडियन मॉनसून का। ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पे लो प्रेशर डेवलप हो जाता है, और हमेशा ये रूल है कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर विंड्स जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट, गिवन दैट winds travel from high pressure to low pressure, this system act like a magnet, ठीक है। जो नॉर्थ इंडिया है, नॉर्थ इंडिया के भी अपर वाला पार्ट जो है, ये एक मैग्नेट की तरह काम करता है, बिकॉज इंटेंस लो प्रेशर यहाँ पे डेवलप होता है तिब्बतियन प्लेटो पे, ठीक है। तो ये पुल करता है, खींचता है किसे, मॉइस्चर लेडन विंड्स को। यहाँ पे इंडियन ओशन से मॉइस्चर लेडन विंड्स आती हैं, ठीक है। ये बहुत ही बेसिक है, ये कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हर जो भी यूपीएससी एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहा है उसके पास होनी चाहिए, क्योंकि अब उतना फैक्चुअल भी नहीं है। आरओ देखा आपने कैसे उसमें रीज़न एंड असर्शन वाले क्वेश्चन आते हैं, उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। एमजीओ ब्रिंग्स
मोर क्लाउड्स टू सदर्न इंडिया। अब यहाँ पे बात करेंगे, एक कॉन्सेप्ट आया है मैडन जूलियन ऑक्सीडेशन। मैडन जूलियन ऑक्सीडेशन क्या होता है? मैडन जूलियन ऑक्सीडेशन ये एक मूविंग वेदर पैटर्न है दैट ब्रिंग्स रेन एंड स्टॉर्म एट इट्स ट्रेवल्स फ्रॉम अर्थ अराउंड द अर्थ नियर द इक्वेटर, वर्ल्ड इक्वेटर, ठीक है। इसके पास वेस्ट टू ईस्ट पूरा इक्वेटर कवर करती हैं ये वाली विंड्स, वेदर पैटर्न, जो इंडिया की तरफ क्या लेके आएंगे? क्लाउड्स लेके आएंगे। और यहाँ पे अगर लो प्रेशर है तो ये और विंड्स लेके आएंगी, और मॉइस्चर लेडन विंड्स लेके आएंगी, ठीक है। थिंक ऑफ इट लाइक दिस, ये बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैं समझा रही हूँ अभी। इमेजिन अ ह्यूज वेव ऑफ रेन क्लाउड्स स्लोली मूविंग अराउंड द अर्थ, इक्वेटर के आसपास, ठीक है, ओवर द इंडियन ओशन एंड द पैसिफिक ओशन। दिस इज इंडिया, दिस इज इंडियन ओशन एंड दिस इज ईस्टर्न पैसिफिक ओशन। यहाँ पे वेस्टर्न पैसिफिक ओशन यहाँ से मूव कर रही है मैडन जूलियन ऑक्सीडेशन, वेस्ट टू ईस्ट मूव करती है एंड ये अराउंड 30 to 60 डेज लगाती है पूरे ग्लोब को, पूरे इक्वेटोरियल एरिया को कवर करने के लिए। इसके 2 फेजेस होते हैं। अगर एक्टिव फेज़ है तो लॉट ऑफ क्लाउड्स एंड बहुत सारी बारिश होगी, फिर इंडिया में भी होगी। एंड अगर इसका सप्रेस्ड फेज़ है, अगर वॉली विंड्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग नहीं है उतनी, तो ये ड्राई वेदर लेके आता है। एमजीओ कैसे इम्पॉर्टेंट है इंडिया के लिए? ये मॉनसून रेन को इफ़ेक्ट करता है। अभी अभी हमने देखा यहाँ पे पहले से ही मॉनसून जा रहा था, ये अराउंड मई के टाइम चलता है, ठीक है। मैडन जूलियन ऑक्सीडेशन यहाँ पे क्या है, पहले यहाँ पे साउथ वेस्ट मॉनसून जा रहा था, अब यहाँ पे मैडन जूलियन ऑक्सीडेशन भी आ रही है और क्लाउड्स देगी इस तरफ, क्योंकि विंड्स तो यहाँ पे अट्रैक्ट हो रही है ना, लो प्रेशर की तरफ जा रही है ऊपर। बात समझ आ रही है? मैं ज़्यादा घिचपिच तो नहीं कर रही हूँ। ये देखिए, समझने वाली बात ये है कि दिस इज़ इक्वेटर, ठीक है। मैडन जूलियन ऑक्सीडेशन को ये क्या कर, जो मैडन जूलियन ऑक्सीडेशन होता है ना, सॉरी, दिस इज़ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर कहीं यहाँ पे होगा। बात समझ आई? यहाँ से मैडन जूलियन ऑक्सीडेशन ऐसे रन करता है, विंड्स यहाँ पे रन करती है, और यहाँ पे जो विंड्स अट्रैक्ट हो रही थी पहले से साउथ वेस्ट मानसून की विंड्स, उन्हें ये इंटेंसीफाई करेगा। बात समझ आई? और क्लाउड्स देगा इन्हें, साइक्लोन फॉर्मेशन को भी ये अफेक्ट करता है, इन्फ्लुएंस करता है, हेल्प करता है या फिर डिले करता है इंडिया के मानसून को। इसमें अल नीनो का भी जिक्र है न्यूज़ में ऊपर। यहाँ पे देखेंगे, एक डायग्राम से समझते हैं कि अल नीनो क्या होता है। सी, ये है नॉर्मल ईयर। नॉर्मल ईयर ये आपको दिख रहा है पैसिफिक ओशन, ये अपना प्यारा भारत, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया एंड ये पेरू चील वाला एरिया। बात समझ आई? ये वाला देखिए साउथ अमेरिका, ठीक है। जो ये ईस्टर्न पैसिफिक ओशन में क्या होता है, यहाँ पे विंड्स आती हैं इस तरफ से, ईस्ट टू वेस्ट विंड्स रन करती हैं यहाँ पे इक्वेटोरियल साउथ के इक्वेटर के साउथ में, ठीक है। अब यहाँ पे विंड्स जब नॉर्मल रहती हैं तो नॉर्मल बारिश होती है यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में भी, इंडिया में भी। बट जब ये इंटेंसीफाई हो जाती है, जब इंटेंसीफाई हो जाती है तो क्या होता है, ला नीना का फेज़ होता है। देखिए, जब ये इंटेंसीफाई होगी, मान लीजिए कि यहाँ पे सारी की सारी विंड्स, मॉइस्चर लेडन एयर आ रही है, तो इधर बारिश करेगा, यहाँ पे ऐसे करके मूव करेंगी एयर। बात समझ आई? पर अल नीनो के टाइम में क्या होता है कि ये उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होती विंड्स यहाँ की। अगर ला नीना है तो यहाँ की विंड्स स्ट्रॉन्ग होगी, यहाँ से अपवेलिंग होगी, क्योंकि ऊपर से गर्म पानी शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, वेस्ट की तरफ, ये वाले वेस्ट वाले एरिया की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अपवेलिंग होगी। अपवेलिंग होगी मीन्स ठंडा पानी, समुद्र का जो ठंडा पानी नीचे से ऊपर आएगा। बात समझ आ रही है इतनी? ठीक है। अल नीनो फेज़ में क्या होता है, अल नीनो फेज़ में इसका ऑपोजिट होता है। इसका ऑपोजिट क्या है कि इंडिया है, ये ऑस्ट्रेलिया, ये पेरू वाला रीजन है, ठीक है। यहाँ पे विंड्स जाएंगी, मतलब उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती विंड्स, यहाँ पे वार्म जो वाटर है वो रह जाता है, इस तरफ नहीं जाता और इंडिया को एक ड्राई फेज़ देता है, इंडिया में सूखा पड़वाता है,
बात समझ आई? ये बात हो गई अल नीनो की। फिर बात करेंगे इंडियन ओशन डायपोल की। इंडियन ओशन डायपोल बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, समझना इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए अल नीनो काफ़ी एक वाइड वेदर फिनोमेना है, ठीक है, पर इंडियन ओशन डायपोल रिस्ट्रिक्टेड है टू इंडियन ओशन। बात समझ आई? यहाँ पे प्रेशर का चेंज होना इंडियन ओशन डायपोल है। नेगेटिव फेज़ क्या होता है इसके भी दो फेजेस होते हैं। नेगेटिव फेज़ में क्या होता है, वार्म एयर रह जाती है ऑस्ट्रेलिया की तरफ एंड कोल्ड एयर, यहाँ से अपवेलिंग होगी ना, फिर कोल्ड एयर ऊपर आएगी, मतलब कोल्ड जो पानी है, ठीक है, समुद्र का, वो ऊपर आएगा एंड यहाँ पे कूल करेगा एरिया, बारिश नहीं करेगा, उतने क्लाउड्स नहीं बनाएगा। बात समझ आई? और वहीं देखिए पॉजिटिव फेज़ में क्या होता है, ये क्लॉकवाइज रन करता है, ठीक है, क्लॉकवाइज रन करता है एंड यहाँ की जो मॉइस्चर लेडन जो विंड्स हैं वो इस तरफ लेके आता है और इंडिया की तरफ बारिश करवाता है। तो जो पॉजिटिव फेज़ में इंडिया में क्या होती है, बारिश होती है, और नेगेटिव फेज़ में क्या पड़ता है, सूखा पड़ता है। बात समझ आई? इतनी इम्पॉर्टेंट है समझना, इसीलिए मैंने इसमें थोड़ा टाइम भी दिया है ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ठीक है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ देखेंगे, जीएस पेपर 3 एंड प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। जीएस पेपर 3 में एम्प्लॉयमेंट एक सेक्शन है, पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है उसके लिए। आपके आंसर्स में कोट करेंगे कि रिसेंटली एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम सरकार लेके आई है ताकि रोज़गार को बढ़ावा दिया जा सके। अब ये है क्या, ये जानते हैं। विद एन ऑब्जेक्टिव टू बूस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन फॉर्मल सेक्टर्स स्पेशली इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। अनाउंस किया गया था यूनियन बजट 2024-25 में। इसे 99,446 का बजट मिला है। बात समझ आ रही है? ओवर 2 ईयर्स ये कुछ 3.5 करोड़ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की आशा रखता है, दावा करता है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को सपोर्ट करते हैं। अब ये वाले कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके जीएस पेपर 3 में आंसर्स लिखने के लिए। मेन आपके कीवर्ड्स ये होते हैं, ठीक है, और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। सपोर्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, एनहांस एम्प्लॉयबिलिटी इन सोशल सेक्टर्स अक्रॉस ऑल सेक्टर्स, सोशल सिक्योरिटी अक्रॉस ऑल सेक्टर्स विद स्पेशल फोकस ऑन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। इसमें क्या होता है, इसमें ए एंड बी दो पार्ट्स में स्कीम को डिवाइड किया गया है। पार्ट ए क्या फोकस करता है, फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयज़ जो होते हैं उन्हें वेज सब्सिडी देगा अप टू 1 मंथ वेज, ठीक है। मैक्सिमम अमाउंट क्या होगी, 15,000। पार्ट बी में क्या है, इंसेंटिव फॉर एम्प्लॉयर्स टू क्रिएट एडिशनल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, एम्प्लॉयर्स को इंसेंटिव देना है ताकि वो एडिशनल एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट करें। टारगेटिंग फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयज़ रजिस्टर्ड विद द EPFO। पार्ट ए क्या 1 मंथ का जो एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड है वेज अप टू 15,000 देगा इन 2 इंस्टॉलमेंट्स। एम्प्लॉयज़ विद सैलरीज अप टू 1 लाख विल बी एलिजिबल इसके लिए, ठीक है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट विल बी पेबल आफ्टर 6 मंथ ऑफ द सर्विस के 6 महीने पे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हो जाएगी पे, एंड सेकेंड इंस्टॉलमेंट जो पे होगी वो 12 मंथ ऑफ सर्विस पे होगी, ठीक है, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम बाय द एम्प्लॉयज़। बात समझ आ रही है? इसमें इतना सा याद रखना है अगर प्रीलिम्स के लिए पढ़ रहे हैं कि ये स्कीम है क्यों, कौन कौन इसके एलिजिबल बेनिफिशरीज़ हैं। बात समझ आई? ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। इसी से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट एक और स्कीम आती है जिसका नाम है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। इसमें क्या था, वो था एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, ये है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। पता चल रहा है कुछ डिफरेंस, ये प्रोडक्शन पे मिलेगा, ठीक है। इंसेंटिव मिल रहा है किस पे, 4% to 6% ऑन इंक्रीमेंटल सेल्स ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। बात समझ आई? प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम क्या है, प्रोड्यूस किया एंड सेल कितना हुआ उसके बेसिस पे इंसेंटिव मिलेगा। टारगेट सेगमेंट्स मोबाइल फ़ोन एंड
स्मार्टफोन्स एंड स्पेसिफाइड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स में ये दिया जा रहा है, ठीक है, टारगेट है। एलिजिबिलिटी सब्जेक्ट टू थ्रेशोल्ड ऑफ इंक्रीमेंटल अनइंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट एंड सेल्स ऑफ द मैन्युफैक्चर्ड गुड्स 5 ईयर सब्सिक्वेंट टू बेस ईयर क्या डिफाइन किया गया है, फाइनेंशियल ईयर 1920, ठीक है। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम को भी पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आप एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम पढ़ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन दोनों में से आ सकते हैं, दोनों लिंक्ड हैं आपस में। नेक्स्ट देखेंगे मैपिंग। मैपिंग इंपॉर्टेंट हो जाती है साउथ चाइना सी के बारे में। आज हमने क्वाड का डिस्कस किया, साउथ चाइना सी, तो ये डिस्कस करते हैं, ठीक है। दिस इज साउथ चाइना सी, दिस इज चाइना, बात समझ आई। इधर म्यांमार वगैरह के बाद इंडिया आता है, ठीक है। चाइना, वियतनाम, यहाँ पे सराउंडिंग कंट्रीज़, बॉर्डरिंग कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं, वियतनाम, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, ठीक है। दिस इज़ मलेशिया, ये मलेशिया का पार्ट है, ब्रुनाई है यहाँ पे, फिलीपींस एंड ताइवान। पता चल रहा है मैपिंग। साउथ चाइना सी में ये 2 आइलैंड्स लाई करते हैं, पैरासेल आइलैंड एंड स्पार्टली आइलैंड। साउथ चाइना सी के ईस्ट में क्या पड़ेगा, सुलू सी, वेस्ट में क्या पड़ेगा, गल्फ ऑफ थाईलैंड, ठीक है। स्ट्रेट ऑफ मलक्का गल्फ ऑफ थाईलैंड को कनेक्ट करता है साउथ चाइना सी से, याद रखना है। अगर आप मैपिंग कर रहे हैं तो आप एक पर्टिकुलर चीज़ नहीं पढ़ेंगे, उसके सराउंडिंग एरियाज़ भी देखेंगे, कौन कौन से स्ट्रेट्स आ रहे हैं, सीज़ हैं, बॉर्डरिंग कंट्रीज़ हैं। ये चीज़ें हेल्प करती है एग्ज़ाम में क्वेश्चंस, वो ऑप्शंस को एलिमिनेट करने में कि अच्छा ये तो न्यूज़ में था, ये मैंने पढ़ा है, नहीं ये तो इसके पास लाई नहीं करेगा, ऐसी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। फिर सुलू सी के जस्ट साउथ में क्या मिलेगा, सेलेबस सी, ठीक है, याद रखना है। मैपिंग भी डेली बेसिस पे इम्पॉर्टेंट है। कोई सा भी एक थीम पकड़ लीजिए, कोई सा भी एक पर्टिकुलर एरिया पकड़ लीजिए, वहाँ की मैपिंग कर लीजिए। कोई एक कंट्री पकड़ लीजिए, उसमें कौन से सीज एंड स्ट्रेट्स हैं कोई आसपास, ठीक है, हिल्स, माउंटेन्स, ये चीज़ें सच में इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। लास्ट हम देखेंगे वोकैब वर्ड ऑफ द डे। आज का वर्ड ऑफ द डे है एक्सटेम्पोरेनेस। इसका मतलब क्या होता है, वेरी लिटिल और नो प्रिपरेशन, यानी कि पहले सोचा नहीं, कुछ प्रिपेयर किया नहीं, या फिर बहुत ही कम प्रिपेयर किया। ये इसके अनरिहर्स्ड वगैरह, ये इसके क्या है, सिनोनिम्स हैं। यूसेज क्या है, ही गेव एन एक्सटेम्पोरेनेस पियानो रिसाइटल, यानी कि उसने पियानो की परफॉर्मेंस दी विदाउट हैविंग प्री रिहर्सल। दिस इज़ वर्ड ऑफ द डे फॉर टुडे। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं कल, तब तक के लिए आपको नोट्स बनाना है, रिवाइज़ करना है, रिवीजन इम्पॉर्टेंट है। पीडीएफ जो लेक्चर दिया ना, उसकी पीडीएफ मिलेगी आपको टेलीग्राम चैनल पे, लिंक मिलेगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। रिवीजन पे मैं बहुत फोकस करती हूँ, आपको आज के आज ही नोट्स बना लेने हैं, कल के लिए नहीं छोड़ने हैं, ठीक है। बाद में पीडीएफ्स नहीं खुलती, तो आपको क्या करना है, जो भी आपका आज का करंट अफेयर का टाइम है उसमें आपको पीडीएफ ऐड कर लेनी है, पीडीएफ नोट कर लेनी है, इंपॉर्टेंट वैल्यू एडिशन कर लेना है, एंड टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहना है, ठीक है जी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।